हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? जैसे हम किसी भी ओकेज़न पर, किसी फेस्टिवल पर या किसी की शादी में या कोई भी अवसर होता है, तब हम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपनी पोइट्री को, अपनी थ्योरी को सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। आज हम इन्हीं को बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल टिप्स और ट्रिक्स से आपको समझाएंगे। सो गेट रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास, यानी अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है एलिट्रेशन में? इसमें आपकी कोई भी लाइन्स हो, चाहे पोइट्री की हो या कोई भी सेंटेंस हो दिया गया हो, उसका हर वर्ड का पहला लेटर उसका रिपीटेशन होता है, यानी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स वो आपके रिपीट होते हैं। तो वहीं आप समझ जाएंगे कि वो आपका एलिट्रेशन है। जब लेटर्स का रिपीटेशन होगा, हर वर्ड की फर्स्ट लेटर साउंड का रिपीटेशन होगा, तो वहां कहलाता है एलिट्रेशन। कैसे? देखिए, नेक नीडेड न्यू नोटबुक्स। अब इसमें क्या है? एन 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 का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें क्या है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। वाटर वॉन्डर्ड वेयर विनी वॉज। डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। इस सेंटेंस में भी, इस लाइन में भी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हुआ है। फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स लेग्स ऑन फ्राइडे। एफ 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 एफ। इन तीनों एग्जाम्पल्स में, आपके तीनों सेंटेंसेस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हुआ है, इसीलिए इसमें हमारा कौन सा हुआ? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। बहुत इजी है और आपको बहुत ही इजीली समझ में भी आ गया होगा। सेकंड हम देखते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन भी रिपीट होने वाली प्रोसीजर है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? आपके एलिट्रेशन में लेटर्स रिपीट होते हैं और रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं। ये डिफरेंस है। कोई भी लाइन दी है पोइट्री की या कोई भी सेंटेंस दिया है, उसमें आपके फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, मिड में, लास्ट में, कहीं भी कोई भी वर्ड रिपीट हो सकता है 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स। जब ये कंडीशन होगी तब हम उसको कहेंगे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। कैसे? एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट। अब एशेस एशेस का हुआ है, डस्ट डस्ट का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। द सैड ट्रूथ इज सैड दैट द ट्रूथ इज सैड। सैड सैड, ट्रूथ ट्रूथ, द इज। देखा आपने कि वर्ड्स रिपीट हुए हैं, मिड में भी हुए हैं, लास्ट में भी हुए हैं, लेकिन रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हुआ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज और बॉयज रिपीट हुआ है 2 बार, ठीक है। अब आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे कि एलिट्रेशन में लेटर्स रिपीट होते हैं और रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं। और ये वर्ड्स ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही रिपीट हो, आपके सेंटेंस में कहीं भी वो 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, तब वहां पर होगा आपका रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। थर्ड हमारा है हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति। ये आपकी जनरल लैंग्वेज में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। कोई बात इतनी सी होगी लेकिन उसको सुनाएंगे इतना बड़ा करके, वही होता है आपका अतिशयोक्ति या हाइपरबोल। जैसे आप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा। वही चांद तारे कोई तोड़ने की चीज है? नहीं, लेकिन आपने उसको, आप कहने का सेंस क्या था कि आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो उसको आपने इस तरीके से कहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ला सकता हूँ। ये होता है हाइपरबोल, यानी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। देखिए, दिस रूम इज एन आइस बॉक्स। अब आप किसी रूम में हैं, वहां चल रहा है एसी, बहुत कूलिंग है, तो आपने ये नहीं कहा कि बहुत कूलिंग है, आपने कहा दिस रूम इज एन आइस बॉक्स। ये रूम तो बिल्कुल आइस बॉक्स है, यानी बर्फ का बॉक्स है, घर है। तो ये क्या हो गया? हाइपरबोल हो गया। एवरीबडी नोज दिस।
हर कोई जानता है इसको, यानी हर कोई में आप दुनिया का हर व्यक्ति ले लोगे क्या? नहीं, एवरीबॉडी। यहाँ पर उनका सेंस है कि जो भी उनके हैं जानने वाले, वो उनके आसपास के, वो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ सेंस क्या आ रहा है कि हर कोई जानता है। एवरीबॉडी में दुनिया का हर व्यक्ति आ गया, तो ये क्या हो गया आपका हाइपरबोल। कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन हमने कहा ये तो हर कोई जानता है, तो वो कहलाता है हाइपरबोल। I have told you to stop 1000 times. मैंने तुमको 1000 times रुकने के लिए बोला है। यानी कि आप किसी से 1000 times कह सकते हैं, 1 times कहेंगे, 2 times कहेंगे, 5 times कहेंगे, हद से हद 10 times कहेंगे। 1000 times तो कहना असंभव है, लेकिन यही कहलाता है हाइपरबोल। यानी कहा थोड़ा सा, लेकिन आपने उसको शो किया, मैंने तुमसे हजारों बार कहा है। ये कहलाता है हाइपरबोल, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलना। नेक्स्ट हमारा है ओनोमेटोपोई। अब ओनोमेटोपोई में क्या होता है? ध्वनि का अनुकरण, साउंड का बार बार रिपीट होना। किसी की भी साउंड हो, चाहे कोई वो थिंग की हो, चाहे कोई एनिमल की हो, कोई भी साउंड होगी, कैसी भी साउंड है, वो आपकी रिपीट होगी, ध्वनि का अनुकरण होगा। तो वहां आप बस समझ जाएंगे ओनोमेटोपोई, क्योंकि आपकी जब किसी भी सेंटेंस में अगर साउंड आ रही है और वो रिपीट हो रही है, उसका अनुकरण हो रहा है, तो आपके कोई भी फिगर ऑफ स्पीच में ये रूल नहीं चलता है, केवल ओनोमेटोपोई में ही ये रूल चलता है। तो आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो आपका कौन सा है, ओनोमेटोपोई फिगर ऑफ स्पीच। देखिए इसका एग्जाम्पल, स्लैम स्लैम क्या है? ये भी साउंड है। गो द कार डोर्स, जैंगल जैंगल, ये भी साउंड है। गो द हाउस कीज, जिगल जिगल। अब ये देखिए, इसमें जो साउंड्स का रिपीटेशन हुआ है, साउंड्स का जो अनुकरण हुआ है, ये कहलाता है ओनोमेटोपोई। ऐसे आपकी किसी भी पोइट्री की लाइंस में, किसी में भी अगर साउंड को यूज किया गया है, साउंड को शो किया जा रहा है, तो आप तुरंत पहचानेंगे वो ओनोमेटोपोई है। नेक्स्ट हमारा है सिमली। सिमली को हम हिंदी में कहते हैं उपमा। इसमें कंपैरिजन शो किया जाता है, दो चीज़ों में, दो आइडियाज़ में, दो ऑब्जेक्ट्स में, किसी में भी वो कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी, और एज या लाइक वर्ड्स का यूज़ करेंगे तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए, उपमा देने के लिए। कैसे? देखिए, आपने कहा एज ब्लाइंड एज अ बैट, इतना ब्लाइंड जैसे कि एक बैट, माने चमगादड़। तो हमने इसमें क्या यूज किया? एज और एज का यूज किया है। एज वाइज एज एन आउल, ठीक है, इतना वाइज जैसे कि आउल। हमने उसकी विजडम को हमने आउल से कंपेयर किया है, आउल की विजडम से, तो एज और एज का यूज हुआ है। ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक एन ऑक्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे कि ऑक्स, तो यहाँ पर लाइक का यूज हुआ है। ईट्स लाइक अ पिग, वो खाता है एक पिग की तरीके से, तो यहाँ पर लाइक का यूज हुआ है। इस तरीके से कंपैरिजन में एज या लाइक का यूज होता है, यानी किसी एक चीज को दूसरे की उपमा दी जाती है, उससे उसकी तुलना की जाती है, ये होता है सिमिली। अब इसी जैसा सिमिलर आपका है मेटाफोर, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें हम जिन दो चीज़ों में, जिन दो आइडियाज़ में, ऑब्जेक्ट्स में, थिंग्स में, जिसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लेते हैं और उसमें हम एज या लाइक वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, वो कहलाता है मेटाफर। जैसे हमने कहा टाइम इज मनी, हमने ये नहीं कहा कि टाइम इज लाइक अ मनी, हमने कहा टाइम इज मनी। अगर हम लाइक लगाते तो हमारा सिमिली हो जाता। हमने कहा टाइम क्या है? मनी है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वर्ड, ये दुनिया क्या है? एक स्टेज। अगर हम कहते हैं द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज तो सिमिली हो जाता। हमने कहा द वर्ल्ड इज अ स्टेज तो मेटाफर हो गया। देन हमने कहा शी इज अ स्टार इन द स्काई, वो एक स्टार है आकाश में, स्काई में, यानी उस गर्ल को हमने स्टार मान लिया, हमने लाइक अ स्टार नहीं कहा, तो यह हमारा हो गया मेटाफर। इस तरीके से सिमिली और मेटाफर सेम है, बस डिफरेंस इतना है, इसमें हम तुलना करते हैं तो तुलना को शो करते हैं एज और लाइक वर्ड से, और इसमें हम जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसमें हम एक चीज को दूसरी चीज मान लेते हैं, एक आइडिया को दूसरा आइडिया मान लेते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। किसी भी आपकी, कोई भी आपका जो आइडिया है, कोई थॉट है, कोई एनिमल है, कुछ भी चीज़ है, उसको हम क्या, उसको हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, उसको हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, उसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग शो कर देते हैं। बस इसमें यही होता है। जैसे हमने कहा द फ्लावर्स नॉडेड,
फूलों ने सिर हिलाया। अब कोई ह्यूमन बीइंग ही तो ऐसा करेगा, लेकिन हमने फ्लावर्स को क्या मान लिया, ह्यूमन। फ्लावर्स नॉडेड, द मून इज स्माइलिंग एट मी, मून मुझ पर हंस रहा है। अब मून कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं, लेकिन हमने मून को यहाँ पर एज अ ह्यूमन बीइंग शो करा है कि मून इज स्माइलिंग एट मी। फिर द वाटर डांस अक्रॉस माई विंडो, वाटर ने डांस किया मेरी विंडो के पार। अब वाटर को हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग शो कर दिया कि वाटर ने डांस किया, यानी कि बारिश हुई। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, बारिश हुई, लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो वाटर डांस्ड, वाटर ने डांस किया। तो वाटर को हमने ह्यूमन क्वालिटीज दे दी, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए। यही होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण, किसी को मानव की, ह्यूमन की क्वालिटीज दे देना। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास। आपकी दो अपोजिट आइडियाज को, दो अपोजिट ऑब्जेक्ट्स को, दो अपोजिट थॉट्स को एक साथ लाइंस में, सेंटेंस में यूज किया जाता है, उनको ज्वाइन करके, जिससे कि आपके पोइट्री है या कोई भी आपका सेंटेंस है, कोई भी थ्योरी है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आए, इसीलिए इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। कैसे, देखिए, स्वीट सॉरो, मीठा दुख। अब दुख कभी मीठा होता है, तो हमने स्वीट क्या है, सॉरो का अपोजिट है, लेकिन दोनों को एक साथ रखा गया है, यानी कि बड़ा ही सेंटेंस पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। स्वीट सॉरो, ओपन सीक्रेट, सीक्रेट छुपा होता है, ओपन माने खुला। अब रहस्य भी खुला होना, ये कितना ही मिस्टीरियस सेंटेंस है। ट्रू लाइज, सच्चे झूठ। बताइए, झूठ और सच तो अपोजिट है, लेकिन यहाँ क्या यूज किया गया है, ट्रू लाइज, सच्चे झूठ। क्रूअल काइंडनेस, क्रुएल्टी अलग होती है, काइंडनेस अलग होती है, दोनों अपोजिट होते हैं, लेकिन हमने कहा क्रूअल काइंडनेस। इस तरीके से अपोजिट थॉट्स को, अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखा जाता है ज्वाइन करके, ताकि सेंटेंस बहुत ही अट्रैक्टिव बने और रीडर को पढ़ने में मजा आए। अब हमारे लास्ट टू हैं आयरनी और राइम स्कीम। आयरनी में क्या होता है, आयरनी को हम हिंदी में कहते हैं व्यंग्योक्ति, यानी कि व्यंग कसना। इसमें कंट्रास्ट होता है बिटवीन व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज मीन्ड, यानी कुछ कहा जाता है, कुछ उसका मीनिंग निकलता है, और वो सेंटेंसेस बड़े ही ह्यूमरस हो जाते हैं, बड़े ही उनमें व्यंग शो होता है, पढ़ के हंसी आती है, तो वो कहलाता है आयरनी। देखिए, जैसे आपका है, द चाइल्ड ऑफ द कॉबलर हैज नो शू। अब कॉबलर कौन होता है, जो आपके शूज को मेंट करता है। अब कॉबलर के चाइल्ड के पास शू नहीं है, ये पढ़ने में कितना ही सरकास्टिक है, कितना ही ह्यूमरस है ना। ऐसे देखिए, द टाइटैनिक वॉज सैड टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। टाइटैनिक शिप जो क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, तब ये कहा गया था कि वो कभी नहीं डूब सकता। उसको इस तरीके, इस टेक्निक से बनाया गया है कि वो कभी नहीं डूबेगा, लेकिन वो अपनी फर्स्ट वॉयज में ही डूब गया। कितनी ह्यूमरस बात है, पहली समुद्री यात्रा में ही वो पानी में डूब गया। तो कहा कुछ गया लेकिन हुआ कुछ, ये कहलाता है आयरनी, यानी व्यंग्योक्ति। अब नेक्स्ट हमारा और लास्ट है राइम स्कीम, यानी कि पोइट्री की लाइंस में राइम शो की जाती है, एक लय, एक ताल, एक तुकबंदी। जैसे आपकी पोइट्री की लाइंस हैं, तो उनकी लास्ट की जो साउंड होती है, वो जैसे फर्स्ट लाइन की लास्ट की साउंड सेकंड लाइन या थर्ड लाइन की लास्ट की साउंड से राइम करती है, ये होती है राइम स्कीम। देखिए कैसे, वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग क्रूक्ड अवे इन अ बेंगल बॉग। अब इसमें देखिए, फ्रॉग और बॉग, इन दोनों की साउंड राइम कर रही है, तो इनको हम बोलेंगे ए और ए। फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो राइम स्कीम है वो कहलाएगा ए। ठीक है। देन एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन ही क्रूक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब डॉन और ऑन की साउंड राइम कर रही है, तो आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन की राइम स्कीम को बोलेंगे बी और बी। ये पोइट्स जो है पोइट्रीज में बहुत यूज करते हैं, इससे पोइट्री बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, और एक म्यूजिकल इफेक्ट आ जाता है पढ़ने में, इसलिए राइम स्कीम को यूज किया जाता है। ये आपके 10 फिगर ऑफ स्पीच थे, जो आज मैंने बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे।
अब ये तो आपके कॉमनली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच थे, इसके अलावा भी कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।